हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स की सीरीज के पार्ट 3 में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिकल 14, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है और ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्डन ट्रिनिटी ऑफ इक्वालिटी भी कहा जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है और इन 6 में से पहला है राइट टू इक्वालिटी, और ये हमें प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है। प्रियम्बल में लिखा गया है कि हम अपने सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी देंगे। इक्वालिटी का कंसेप्ट सिर्फ लीगल इक्वालिटी तक लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी तक भी जाता है। राइट टू इक्वालिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 5 आर्टिकल्स में मिलता है, दैट इज आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। और आज हम स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आर्टिकल 14 के थ्रू एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते थे। अब आप एक काम कीजिए, आप जरा अपनी गर्दन मोड़िए और अपनी खिड़की से देखिए और देखिए अपनी कम्युनिटी में क्या लोग सेम है या अलग अलग। क्या सब बिल्कुल एक समान है? रियलिटी ये है कि लोग अलग अलग है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई हिंदी बोलता है और कोई तमिल। यही रीजन था कि मेकर्स ने सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी यानी सब एक जैसे है नहीं, बल्कि सबस्टेंटिव इक्वालिटी यानी सबको उनके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से न्याय मिले, इसको भी इंट्रोड्यूस किया। इन डिफरेंसेस के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 14 के थ्रू ये एंश्योर किया कि हर एक इंसान को बराबरी का न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले। तो 2 कंसेप्ट थे आर्टिकल 14 के। मतलब इस मोटिव को अचीव करने के लिए हमें आर्टिकल 14 में 2 कंसेप्ट दिए गए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। दोनों कंसेप्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सिर्फ एक होता तो जस्टिस अधूरा रह जाता। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अब बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। अपने बॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे, वो सनी देओल जब आता है काला कोट लेके, तो वहां आपने कोर्ट में देखा होगा कि एक स्टैचू होता है, एक लेडी के हाथ में तराजू और आंखों पर पट्टी होती है। इसे हम लेडी जस्टिस कहते हैं। तराजू सिंबलाइज करता है कि जस्टिस सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर होता है, और आंखों की पट्टी सिंबलाइज करती है कि लॉ के लिए सब बराबर है, चाहे गरीब हो या अमीर, पावरफुल हो या एक आम आदमी, पीएम हो या एक ड्राइवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो एक पीएम का ड्राइवर और एक नॉर्मल आदमी दोनों रेड लाइट तोड़ते हैं तो पुलिस दोनों को रोक सकती है। लॉ किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर है, कानून के सामने सब इक्वल है। अब आप एक बात सोचिए, एक आदमी है जो बहुत अमीर है और वो महीने के 5-6 लाख कमाता है, और साइड में और एक आदमी है जो महीने के 10-12 हजार कमाता है। तो दोनों ने सेम क्राइम किया और जज ने दोनों को सेम फाइन यानी 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो जज ने इक्वालिटी बिफोर लॉ को फॉलो किया, दोनों को सेम पनिशमेंट मिली। लेकिन अब आप सोचिए, क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ज्यादा कमाने वाला है वो इजीली फाइन देगा और जो कम कमाने वाला है उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, वो ये फाइन पे नहीं कर पाएगा। और एक एग्जांपल लीजिए, अगर एक चाइल्ड स्पेशल नीड्स के साथ स्कूल में है और टीचर उसे बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट दे जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड को, तो क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए क्योंकि वो डिसेबल है। इसके बारे में हमें सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी देखने को मिलता है, रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वालिटी इज ए डायनामिक कंसेप्ट विद मनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस, यानी सिर्फ सरफेस लेवल बराबरी काफी नहीं है, इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कंसेप्ट भी दिया। इसका मतलब ये है कि जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसे ट्रीट किया जाए, लेकिन जो लोग अलग अलग सिचुएशन में हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक अडल्ट मर्डर करता है
तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है। लेकिन अगर एक माइनर 18 साल से कम मर्डर करता है तो उसे मैक्सिमम 3 साल की सजा मिलती है। और एक एग्जाम्पल लीजिए, वुमेन के मैटरनिटी लीव रूल्स, SC ST रिजर्वेशन इन जॉब्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के स्पेशल प्रोविजंस, ये सब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। ठीक है। और इसके बारे में हमें एक केस लॉ भी देखने को मिलता है, दैट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया इस केस में कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन तभी वैलिड है जब क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल हो, क्लियर और समझने लायक हो और उसका डायरेक्ट रिलेशन हो ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ के साथ। तो यहाँ पे ये जो दो कंसेप्ट्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इन दो कंसेप्ट्स की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट्स है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये हमें बताता है कि क्या नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसे नेगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमें बताता है कि क्या होना चाहिए, इसीलिए इसे पॉजिटिव कंसेप्ट कहा जाता है। और हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का, और रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है एक ब्रिटिश जूरिस्ट A.V. डाइसी ने दिया था। तो रूल ऑफ लॉ के 3 पिलर्स है A.V. डाइसी के मुताबिक। लॉ की सुप्रीमेसी, दैट इज नो वन इज अबव लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल सुप्रीट यानी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। तो रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब हुआ कि लॉ सबसे ऊपर है, ना गवर्नमेंट और ना आम आदमी, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। अब ये जो आर्टिकल 14 है तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लोगों को स्पेशल इम्यूनिटी भी दी है और उसके पीछे एक लॉजिक भी है। ये सब फंक्शनल नेसेसिटी के लिए है ताकि गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन स्मूथली चल सके। चलिए हम इसको समझते हैं कहाँ कहाँ पे ये इम्यूनिटी लगती है। पहले ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में आर्टिकल 361 के अंडर, यानी प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए आंसरेबल नहीं। अगर सिविल केस फाइल करना हो तो उसके लिए 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस देना होता है और उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। ये हुआ एक एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन इन द केस ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 361 के अंडर, यानी गवर्नर्स को भी इम्यूनिटी मिलती है जो प्रेसिडेंट को है उनके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MPs, आर्टिकल 105 के अंडर, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिबेट, डिस्कशन या वोट देने की प्रोसेस है उसके लिए उन पर कोई केस नहीं बनता है। और ये फ्रीडम इसलिए है ताकि MPs बिना डर के अपना पॉइंट रख सके। MLAs के लिए भी यहाँ पे हमें ये एक्सेप्शन देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 194। स्टेट लेजिस्लेचर में जो MLAs है उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है जो MPs को पार्लियामेंट में मिलती है। फॉरेन डिप्लोमेट्स की बात करें तो यहाँ पे वियना कन्वेंशन प्लस सेक्शन 86 ऑफ CPC, जैसे कोई दूसरे देश का प्रेसिडेंट, किंग या एम्बेसडर, उनके अगेंस्ट इंडियन कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती। ये इम्यूनिटी इंटरनेशनल लॉ के अंडर होती है। यूएनओ और उसकी एजेंसीज को भी इम्यूनिटी मिलती है, ओके, यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947 के अंडर, यानी यूएनओ और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को भी इम्यूनिटी मिलती है ताकि वो अपने काम इंडिपेंडेंट तरीके से कर सके। अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 इंडिया की टेरिटरी के अंदर हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 एक साथ मिलकर गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं जो पर्सनल लिबर्टी का एसेंस प्रोटेक्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया है कि इवन फॉरेनर्स और कंपनीज भी आर्टिकल 14 के एम्बिट में आती है। सो दोस्तों, आज हमने आर्टिकल 14 समझा जिसमें हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के कॉन्सेप्ट्स को समझा। साथ ही साथ हमने देखा कि ये सिर्फ एक लीगल प्रिंसिपल नहीं है बल्कि इसका कनेक्शन सोशल जस्टिस, रिजर्वेशंस, एफर्मेटिव एक्शन और डेली लाइफ के रियल एग्जांपल्स के साथ भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 15 को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशन।